हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था वो विसर्ग संधि चल रहा था। विसर्ग संधि में हमने पढ़ लिए थे उत्तर विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उत्तर विसर्ग संधि में क्या होता है। अब जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे ऋतु विसर्ग संधि। अपना जो है अलग है, अगला है जो वो है ऋतु विसर्ग संधि। देखो ऋतु विसर्ग संधि में आपको पता है, पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ क्या होगा कि जो विसर्ग होता है उसके स्थान पर र हो जाता है। विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, र हो जाता है। वहाँ ऋतु विसर्ग संधि है। इसमें होता क्या है, किसे कहते हैं, संधि के यहाँ दो पद हैं, पूर्व पद उत्तर पद। पूर्व पद जो है, पूर्व पद में क्या होगा, विसर्ग होगा, ठीक है। उत्तर पद में क्या होगा, उत्तर पद में कोई भी स्वर, 13 स्वर जो है हमने पढ़े थे, 13 स्वरों में से कोई सा भी स्वर हो, अगर मान लो उन स्वरों में से कोई एक स्वर ना हो तो क्या होगा, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, वही तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा पांचवा अक्षर। विसर्ग पूर्व पद में अंत में विसर्ग हो, उत्तर पद के प्रथम अक्षर में कोई स्वर हो, अगर स्वर भी ना हो तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर हो। तीसरे चौथे पांचवे अक्षर से आप समझते हो वर्ग, जैसे कै वर्ग है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कै वर्ग का कौन सा, ग, तीसरा ग, घ, ये तीसरे चौथे पांचवे, झ, ये, टैठ है, डै, ढै, न, त, थ, द, ध, न, पै, फ, ब, भ, म। तो जो ये हैं, ये तीसरे चौथे पांचवे अक्षर किसी भी वर्ग का, जो ये वर्ग हैं कै वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, या ये जो तीसरे, ये तीसरे हैं, ये चौथे हैं और ये पांचवे हैं, कि ये नहीं होने चाहिए। जैसे कै वर्ग के 3 4 5, चै के 3 4 5, टै के ये 3 4 5, तै के तै थ द न, और पै के बै भै मै, ये तीसरे चौथे पांचवे अक्षर, इनमें से कोई एक अक्षर आ जाए, अथवा ये भी ना हो तो ये रे, ल, व है, इनमें से कोई एक अक्षर हो। पूर्व पद में कोई विसर्ग हो। दोबारा से सुनिए, ऋतु विसर्ग संधि हम पढ़ रहे हैं, जो दूसरी संधि है हमारी। पहले हमने उत्तर विसर्ग संधि पढ़ी थी, सेकंड है ऋतु विसर्ग संधि। ऋतु विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर र होता है। ऋतु संधि में क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद में, पूर्व पद में जो अंत में होना चाहिए विसर्ग होना चाहिए, उत्तर पद में कोई भी स्वर हो, 13 स्वरों में से कोई एक स्वर, किसी भी वर्ग का, अगर मान लो स्वर नहीं है तो किसी भी वर्ग, जो ये वर्ग हैं कै, चै, ट, त, पै वर्ग, इनमें से तीसरे चौथे पांचवे अक्षर किसी भी वर्ग के, इनमें से ये जो मैंने बॉक्स में लिखे हुए हैं, इनमें से कोई सा भी एक अक्षर हो, कोई सा भी एक अक्षर, या य, र, ल, व, है, इनमें से कोई एक अक्षर हो तो क्या होगा, तो इस विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। देखें
विसर्ग के स्थान पर रै हो जाता है। अब यहाँ जो संधि है, ये हमने रुत्व विसर्ग संधि जो पढ़ी है, और कल हमने जो उत्व विसर्ग संधि पढ़ी थी वो बिल्कुल ऐसा ही था। उसकी जो टेबल थी वो भी बिल्कुल ऐसी थी। उसकी कंडीशन में यहाँ विसर्ग होता था, यहाँ सिर्फ शुरू में क्या होता था, ए था। यहाँ पर ए या आ, उसमें अंतर क्या है, ये दोनों जो हैं ये नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ उसमें उत्व विसर्ग संधि में क्या पढ़ा था हमने कि यहाँ जो पूर्व पद में विसर्ग से पहले ए था, उसके बाद ए था, दो कंडीशन पढ़ी थी। वहाँ पर ए स्वर है, ए भी, ए विसर्ग ए। फिर हमने दूसरी कंडीशन में पढ़ा था विसर्ग ए के बाद विसर्ग हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर इनमें से हो या यर है में से हो, तो उस विसर्ग के स्थान पर ऊ होता था और ए और ऊ मिलकर ओ में बदल जाते थे। ये हमने उत्व विसर्ग संधि में पढ़ा था। लेकिन रुत्व और उत्व में क्या अंतर है, यहाँ पर क्या अंतर है कि विसर्ग के बाद यहाँ स्वर भी है, किसी वर्ग का तीसरा चौथा, यहाँ ए भी हो सकता है, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर है तो भी हो सकता है इनमें से, यर है, ये सारी कंडीशन थी। लेकिन उसमें सिर्फ एक अंतर है उत्व में और रुत्व में। क्या अंतर है कि उत्व में तो विसर्ग से पहले ए था, आ नहीं था लेकिन ए था, और यहाँ पर ए या आ कोई से नहीं होने चाहिए, इनके अलावा कोई स्वर हो, ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इस विसर्ग का हम किस में बदल देंगे, रै में बदल देंगे। इस विसर्ग को किस में बदलेंगे, रै में बदल देंगे कि ए या आ को नहीं होनी चाहिए, ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर रै हो जाता है। सिंपल है, फिर से एक बार समझ लीजिए। रुत्व विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर रै हो जाता है। पूर्व पद में क्या होना चाहिए, इस संधि के पूर्व पद में विसर्ग से पहले ए या आ नहीं होना चाहिए। ए आ को छोड़कर कोई और स्वर हो, ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, री हो सकता है, कोई और स्वर हो सकता है, लेकिन ए या आ नहीं होना चाहिए बस। और बाकी यहाँ स्वर भी हो सकता है, यहाँ जरूरी नहीं है ए ही हो, ए के अलावा भी कोई स्वर है। उत्व विसर्ग संधि में सिर्फ ए विसर्ग ए ही था और कोई स्वर नहीं था, लेकिन यहाँ क्या कहता है कि कोई सा भी स्वर हो सकता है, और यहाँ किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो सकता है। जैसे ये लिखे हुए हैं मैंने, ये अपने अपने वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें अक्षर हैं, तो इनमें से कोई एक अक्षर हो, या ये भी ना दिए हुए हों तो ये रल है वह है में से कोई एक अक्षर हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर हम रै कर देते हैं। अब देखिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण, जैसे तयो मध्य। देखिए तयो प्लस मध्य। अब यहाँ जो है पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है, तय, ये में क्या मिला है, ओ, और विसर्ग ये, प्लस यहाँ मैं है, उत्तर पद का पहला अक्षर मैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दो। अभी जो हमने पढ़ा था कि पूर्व पद में ए या आ नहीं होना चाहिए, तो ओ है विसर्ग से पहले, और ये अपने वर्ग का पै वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो कंडीशन बिल्कुल होती है, और यहाँ विसर्ग के स्थान पर रै हो जाएगा। सिर्फ बस इतना करना है कि इस विसर्ग के स्थान पर रै। आपको ये भी पता है, देखो अगर इस विसर्ग के बाद कोई स्वर होता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब व्यंजन के नीचे हल लगा हुआ हो, हलंत व्यंजन हो,
तो उसके सामने कोई स्वर हो तो हम क्या करते हैं, उस स्वर की मात्रा को उस व्यंजन में मिला देते हैं। लेकिन यदि यहाँ व्यंजन के सामने व्यंजन है तो वो आधा ही रहेगा। और आपको पता है कि आधा र जो होता है वो सामने वाले के ऊपर चला जाता है, यानी अब हम ये हट गया है, अब हम इनको मिला देंगे। तय य के बाद ओ तयो, और र आधा है तो य मैं पे चला जाएगा, ऐसे मध्य, तयोर मध्य। ठीक, यहाँ ओ के बाद क्या था, विसर्ग है, ओ के बाद विसर्ग था और यहाँ पांचवा अक्षर है। तो हमारी जो रुत्व विसर्ग संधि की स्थिति क्या थी कि पूर्व पद में अंत में विसर्ग से पहले ए या आ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ए या आ नहीं है, ओ है। उसके बाद यहाँ पर कोई स्वर हो, स्वर नहीं है, लेकिन तीसरे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर हो, तो जो जी मैं है वो पे वर्ग का पांचवा अक्षर है। तो यहाँ हमने इस विसर्ग का जो रै बनाया था, इस रै को हमने आधा है, उसके सामने व्यंजन है, तो इस आधे रै को उस मैं पे चला जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि जब भी ये रै आधा मिलता है बीच में तो वहाँ रुत्व विसर्ग संधि है, लेकिन लास्ट में जो मिलता है वहाँ गुण स्वर संधि होगी। जैसे यहाँ तयोर मध्य में है, और एक मैंने बताया था, आपने पढ़ा हो वसंत ऋतु, ये रै अगर एंड में आता है तो यहाँ गुण संधिमान है, और ये बीच में आता है तो यहाँ रुत्व विसर्ग संधिमान है। ठीक है, तो दोनों में आपको समझ में आ गया क्या है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए नेक्स्ट है गुरु प्लस एव। अगला उदाहरण है गुरु प्लस एव। अब यहाँ देखिएगा कि हम विसर्ग से पहले क्या है, ये रै में क्या मिला हुआ है, ऊ, और यहाँ क्या है विसर्ग, और यहाँ क्या है उत्तर पद का प्रथम अक्षर ए। तो इस पे ध्यान दीजिए, सिर्फ इस पे। स्थिति क्या कहती थी रुत्व विसर्ग संधि में कि पूर्व पद में विसर्ग से पहले ए या आ नहीं हो, बिल्कुल नहीं है, ऊ है। यहाँ कोई स्वर भी हो सकता था तो स्वर है, ए क्या है, एक स्वर है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, रै आदेश होता है। अब इसको आप मिला दीजिए, तो ये तो गुरु का गुरु ही है, रै में ऊ था तो गुरु। अब रै जो है आधा है और उसके सामने क्या है, स्वर है। अभी इससे पहले वाले उदाहरण में रै के सामने व्यंजन था तो हमने रै को आधा रखा, लेकिन अब इस रै के सामने ए एक स्वर है और स्वर की मात्रा व्यंजनों पर लगती है। तो यहाँ पर रै में ए की मात्रा और बचा क्या, वै। तो शब्द बना गुरु रेव। ठीक, अगला उदाहरण लेते हैं, तीसरा उदाहरण। अगला भानु प्लस अपी। भानु प्लस अपी। अब देखिएगा इसमें यहाँ पर भी क्या है, विसर्ग, और विसर्ग के सामने यहाँ विसर्ग से पहले ऊ। इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर देखो विसर्ग से पहले ए हो तो वो उत्व विसर्ग संधि है। यहाँ विसर्ग से पहले ए नहीं है, ए या आ नहीं होना चाहिए, ऊ है। और यहाँ पर क्या है, ए, उत्तर पद का प्रथम अक्षर भी क्या है, ए। तो यहाँ हम विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश करेंगे, क्या लाएंगे, रै। अब इसको मिला दो, ये भानु है, भानु, रै में क्या मिल गया, ए, तो रै हो गया कंप्लीट और बचा क्या, पी। तो क्या बना, भानुरपी। शब्द बना हमारा भानुरपी। तो ये आपकी जो है रुत्व विसर्ग संधि है। फिर से सुनिएगा, रुत्व विसर्ग संधि और उत्व विसर्ग संधि की टेबल में सिर्फ क्या अंतर है।
उत्तर विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले ए होना चाहिए। उसकी दो स्थितियां बनती थी कि उत्तर विसर्ग संधि में पूर्व पद में विसर्ग से पहले ए हो, उत्तर पद में भी ए हो। ए विसर्ग ए, तो वहाँ उन दोनों को ए और विसर्ग के स्थान पर ऊ होता है और ए प्लस ऊ मिलकर ओ में बदलता है और ए के स्थान पर पूर्व ग्रह अवग्रह हो जाता था, ए के स्थान पर अवग्रह कर देते थे। दूसरी स्थिति में हमने क्या पढ़ा था, ए के बाद विसर्ग हो, फिर उत्तर पद में तीसरा चौथा पांचवा अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर हो, या य र ल व ह में से कोई एक अक्षर हो, तो हम विसर्ग के स्थान पर ऊ आदेश करते हैं और ए प्लस ऊ मिलकर ओ में बदल जाता है। लेकिन सिर्फ इसमें रुत्व विसर्ग संधि में क्या है कि पूर्व पद में विसर्ग से पहले ए या आ नहीं होना चाहिए, ये दो स्वर नहीं होने चाहिए। उसके अलावा चाहे कोई सा और स्वर आ जाए तो, और उत्तर पद में कोई भी स्वर हो, जरूरी नहीं कि ए ही आएगा, कोई भी ए आ ई कोई सा भी स्वर हो 13 में से, और उसके बाद अगर उनमें से कोई स्वरों में से नहीं होता है तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर उनमें से कोई एक अक्षर हो। अगर वे भी ना हो तो य र ल व ह में से कोई एक अक्षर हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, उसे हम रुत्व विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इसके उदाहरण कीजिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।